तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिशन वर्दी बैच में। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज के सेशन में भी सारे प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो महाराष्ट्र भू राजस्व व्यवस्था से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आज भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे महत्वपूर्ण है। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि दास बोध के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? दास बोध के रचनाकार तो दोस्तों समर्थ रामदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था। तो शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि शेर शाह के बचपन का नाम था। शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीद खां था। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ हो जाता है? तो दिल्ली में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो औरंगजेब को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है और ये बिहार में है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट और प्रश्न हो जाता है सासाराम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। तो ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता और अमृतसर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। सभी लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए, सारे विषय से प्रश्न है और जिस तरह आपके एग्जाम में होते हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बीजक का रचयिता कौन है। तो बीजक का रचयिता कौन है? तो कबीर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीजक का रचयिता कौन है? तो कबीर है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। डबल स्टार डाल लीजिए क्योंकि कई बार एग्जामों में आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। ठीक है, कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। नेक्स्ट है कि अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। तो अटाला मस्जिद कहाँ है? तो जौनपुर में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। ठीक है, इसका राइट आंसर इब्राहिम लोधी होगा। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो कुलंजो। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया। बिहार पुलिस का सेट उठाकर देखिएगा तो आपको प्रश्न ये दिख जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई का। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भरत मुनि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हितोपदेश के लेखक हैं। हितोपदेश के लेखक हैं कौन है? तो नारायण पंडित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा जा चुका है। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नागालैंड रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रत्नावली हर्षवर्धन। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, एकदम इंपॉर्टेंट है। हेनसंग ने किसे शीतलादित्य कहा है।
तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ह्वेनसांग ने किसे शीतलादित्य कहा है? तो हर्षवर्धन को कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबा का सिक्का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहाँ लाते थे? किस नाम से जाना जाता था? तो चांदी के सिक्के को रूपक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट प्रश्न है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो हथकरघे के विकास से। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि समिति से आपके प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शंकर लाल गुरु समिति के संबंध किससे था? तो शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था? तो कृषि इनसे था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका मेरे भाई? नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति का संबंध किससे है? तो लघु उद्योगों से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न है कि बाघ की गुफाएं किस राज्य में? तो बाघ की गुफाएं किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाता है आपका कि नंदी हिल्स किस शहर में निकट स्थित है? नंदी शहर किस शहर के निकट स्थित है? तो मैसूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो चंद्रशेखर आजाद के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है अल्फ्रेड पार्क की जो है वो कहाँ है? अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? तो इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई आपका कि कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। बीजापुर अपने किस चीज के लिए जाना जाता है? बीजापुर अपने किस चीज के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। तो ये गोल गुम्बज के लिए जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मोम क्या है? तो मोम एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गोविंद खुराना को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला? गोविंद खुराना को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला? तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? तो स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? तो जस्ता का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहाजों की गति मापा जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। स्टार डाल लीजिए, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। भिंडी की। ठीक है, भिंडी। जुड़वा खनिज कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? तो सीसा और जस्ता को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सपाट अस्थियां कहाँ होती है? सपाट अस्थियां कहाँ होती है? तो खोपड़ी में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आपके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरेनियम का अणुभार होता है। यूरेनियम का अणुभार होता है 238। और इसके पहले वाला जो एग्जाम अभी 76 पोस्ट पर हुआ था एग्जाम, उसमें आपका सोडियम का पूछा था। ठीक है, तो आप सब एकदम याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 238। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है?
ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं कि ये सेट में मैंने प्रश्न देखा इसलिए आप सबों को बीच लेकर आया। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न है कि नींद का अध्ययन कहलाता है। तो नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिप्पोलॉजी कहलाता है। हिप्पोलॉजी मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित क्या है? तो फ्रेनोलॉजी। ठीक है, फेरेनोलॉजी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, आपका पहला प्रश्न यहाँ सामने दिया है 0.57 और 57 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, और इसका आपको क्या करना है? भिन्न का मान बताना है। भिन्न में इसका मान बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको बनाना कैसे है? यहाँ इसके ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, जिसके ऊपर रेकरिंग है, यहाँ दशमलव पहले कोई संख्या तो नहीं है, तो नहीं है, तो सीधे संख्या क्या है? 57 है, तो 57 लिख देंगे। और जितने संख्याओं के ऊपर रेकरिंग होगा ना उतना 9 हो जाएगा। जितने संख्याओं के ऊपर रेकरिंग होगा उतना 9 हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57/99, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को टाइम तो नहीं लगेगा ज़्यादा आप सभी को बनाने में। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक क्या होगा? आपको गुना करना है 54 32 3 में करना है 54 342 से गुना करना, उसके बाद इतना जोड़ना है 54 349 और आपको जोड़ कर बताना है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ सबका आंसर जल्दी आएगा, सभी लोग जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई, सभी बनाइए जल्दी से और इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाते हैं और इकाई का स्थान भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है आपके एग्जामों में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इकाई का अंक पूछा है, तो हमको इकाई से मतलब है, बाकी अंक जाए भार में, हमको सिर्फ किससे मतलब है? इकाई से मतलब है। तो इकाई इसका ले लेंगे और इसका इकाई ले लेंगे, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 6 हो गया। 6 तो ये मिल गया हमको, और इकाई का अंक को मतलब है, तो इकाई का अंक इसका लेंगे तो इसका 9 9 6 कितना हो गया? 9 6 15। तो हमको दहाई का अंक से मतलब नहीं, हमको सिर्फ इकाई से मतलब है। तो इकाई का अंक क्या हो गया? 5 आ गया, यानी कि इस 3 से 2 में किए तो 3 दूनी 6 और 6 में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 15। दहाई का अंक से तो मतलब नहीं है, सिर्फ हमको इकाई से अंक का मतलब है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। दो संख्याएं 2:3 का अनुपात में है, यदि उनका योग 125 है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो आपको संख्या ज्ञात करना। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। दो संख्या दिया गया 2 और 3 का अनुपात में, यदि उनका योग 125 है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको संख्या ज्ञात करना है, आप सभी संख्या ज्ञात करेंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। सभी उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे आप सभी, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ सभी। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कैसे बनेगा? यहाँ दिया है दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3 दिया और इसका योग दिया है 125। जो संख्या में दिया वही आप काम कर दीजिए। यहाँ दो संख्याओं का अनुपात दिया 2:3 दिया है, तो इसको अगर हम योग इसका दिया है तो इसको भी हम योग में कर लेंगे। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 एक्स मान लेंगे, अनुपात में होता है तो एक्स होता है, तो जोड़ेंगे तो 5 एक्स होगा। और इसका मान कितना दिया है? 125 दिया है। चलिए अब इधर हम चले आते हैं। एक बार आपको मैं बता दूं कि जोड़ने पर आपका कितना आ गया? 5x, और इसका मान कितना दिया है मेरे भाई? 125 दिया है। तो इससे काटिएगा तो कितना में कट जाएगा? 5 दूनी 10 और ये 25, x का मान 25 आ गया। और आपसे संख्या पूछा है तो 25 में 2 से गुना कर देंगे, 25 गुना 2 यानी कि ये 2x हुआ ना, तो 2x में यानी 25x का मान आ गया 2, तो 25 दूनी 50, 50 आ गया। और ये कितना हो जाएगा? 25 3 75। तो 50 और 75 नहीं हो जाएगा? 25 में 3 से गुना करेंगे तो 25 3 75, आप 25 में 2 से करेंगे तो 50। तो इसका राइट आंसर 50 और 75, इसका राइट आंसर 50 और 75। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग वैसा बनाएंगे, अगर मानकर ऐसे मान लीजिए कि दो संख्याओं के योगफल कितना दिया है, यहाँ पे तो a+b पक्का के बनाइएगा तो लंबा समय हो जाएगा, वैसे मत बनिए, बस जो अनुपात में दिया उस जो संख्या का उसका मान रख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। दो संख्याओं का योग 40 दिया है, दो संख्याओं का योग 40 दिया है और आपसे अंतर भी 4 दिया है इसका। तो आपसे पूछा क्या है, संख्याओं का अनुपात पूछा है। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आप सभी राइट आंसर बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। दो संख्याओं का योग कितना दिया, यानी कि a प्लस बी का मान कितना दिया आपका 40 दिया, और a माइनस बी का मान कितना दिया है 4 दिया है। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये कट जाता है, ये 2a होता है। 2a बराबर 44 हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा 44। तो इसको आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा। एक का मान कितना आ गया 22 आ गया। ए का मान कितना आ गया मेरे भाई 22 आ गया। ठीक, ए का मान आपका कितना आ गया 22। तो 22 ए का मान आ गया, तो 18 आपका किसका मान आ गया बी का, क्योंकि दोनों संख्याओं को एक क्या है 40 है। तो एक का 22 आ गया, एक का कितना आ गया 18। एक का 22 आ गया और एक का 18 आ गया। तो 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18, 11 अनुपात 9। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 अनुपात 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप सभी बनाएंगे और राइट आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करेंगे, सभी राइट आंसर देंगे मेरे भाई। प्रश्न नहीं करे किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना दिया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आप लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न में यही दिया है कि 10:13 दिया है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। मान लीजिए कोई सामान 10 रुपये का सामान आप 13 रुपये में बेचते हैं, तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ पे अनुपात में लाभ कितना है 3 है। तो आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। लाभ कितना है आपका, लाभ 3 है, तो 3 हो जाएगा। और आपका क्रय मूल्य कितना है 10 है, 9 है क्रय मूल्य, तो 10 हो जाएगा। और बाटा गुना 100 काट दीजिए, 10 दहा के 100, 10 3 30, यानी कि इसका राइट आंसर सी आ गया, 30% आ गया। बस आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसी तरह कीजिए काम और आपका बन जाएगा। यहाँ देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया, तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि 10 रुपये का सामान 13 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ 3 रुपया हुआ। लाभ प्रतिशत का लाभ गुने लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है, तो लाभ 3 हो गया। और क्रय मूल्य 10 है, गुना 100, 10 से 100 को काटे 10 बार में 10 3 30, यानी कि 30% इसका आ गया। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप सभी लोग बनाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। 5,000 के धन पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। 5,000 के धन पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इस प्रश्न को आप सभी बनाएंगे, सभी कमेंट करेंगे। साधारण ब्याज वाला सूत्र पर बना लीजिए, ठीक, उस पर बना लीजिए, या साधारण वाले पर बनाएगा तो कैसे बनेगा, ये मूलधन गुना क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय, अब बट्टा 100 होगा ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो 29 27, 27 में 50 से गुना कीजिएगा। तो ऐसे बना लीजिए 27 में 50 से, तो ये कितना हो गया 27 गुना 50, तो 5 से कर लीजिए, जीरो हटा दीजिए। 7 5 35 के 3, 7 5 35 के 5 हाथ में 3 हो गया। अब 5 दिन 10 दिन 13, 13 50 आ गया। उस सूत्र पर बनाइएगा, तो 13 50 ब्याज वाला। अगर आप ऐसे बना लेते यहाँ देख लीजिए क्या होता है, साधारण ब्याज पूछा था, साधारण ब्याज का क्या सूत्र हो जाएगा, साधारण ब्याज का सूत्र हो जाएगा मेरे भाई, इसका सूत्र हो जाएगा मूलधन गुना क्या हो जाएगा, इसको हम गुना कर लेंगे ना 30 27, यानी कि हमको 27% ब्याज मिलेगा। 3 मंथ में हमको ब्याज कितना मिलेगा 27% मिलेगा। एक देखिए 3 वर्ष है तो 1% में 9% ब्याज मिल रहा है इस पे, तो 2 साल का साल में 18% मिलेगा, 3 साल का साल में 27%। शॉर्ट में बता रहे हैं, तो 27% जब ब्याज मिलेगा तो हम सीधा नहीं लिख देंगे, ये मूलधन गुने क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर। तो इतना रुपया पर 27% मिलेगा 3 साल में, तो हो गया 27% के लिए नीचे 100 आएगा, तो 100 से ये 100 कट गया, तो 50 में 27 से डायरेक्ट गुना कर देंगे तो 13 50 नहीं आ जाएगा, 13 50। या आप उस तरह भी बना सकते हैं, ब्याज के सूत्र मूलधन गुने दर गुने समय बाटा 100, उस सूत्र पर भी आप बना सकते हैं। तो आपको जिस पर आसान लगे आप उस पर बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप सब कमेंट करके जरूर बताइए मेरे भाई कि आपको आज का क्लास कैसा लगा।
तो दोस्तों फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।